आकांक्षा क्लास के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आज अपना लोग जो है आपके 12th का जो बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक का चैप्टर संख्या 16 है, उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपना लोग सोल्व करेंगे। बायोलॉजी का जो क्वेश्चन बैंक है आपके पास बिहार बोर्ड का, उसी क्वेश्चन बैंक के लास्ट चैप्टर जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उसी चैप्टर को अपना लोग क्या करेंगे, सोल्व करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं किसके, पर्यावरणीय मुद्दे के। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक का चैप्टर है, चैप्टर संख्या 16। तो चलिए अपना लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो इस चैप्टर का वेटेज देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो है कितना कितना क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। तो अगर आप इस चैप्टर में देखें तो 2025 के अंदर जो है सो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2025 के अंदर जो है कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन। 2024 के अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन। 2023 में कितने आए हैं, 5 क्वेश्चन। 2022 में कितने आए हैं, 5 क्वेश्चन। यानी कि अगर रिसेंट ईयर का आप देखें तो रिसेंट ईयर में इस चैप्टर से हमेशा लगातार जो है सो क्वेश्चन आते रहे हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपना लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लोग। चलिए तो पहला क्वेश्चन से अपना लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक है ना। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक कौन है, तो वह इसका आंसर होगा लाइकेन। क्या होगा इसका आंसर, लाइकेन। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जहां पर वायुमंडल में अधिक पाया जाता है वहां पर लाइकेन जो है नहीं पाया जाता है। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है और इसका जो है सो खास करके जो शैवाल वाला हिस्सा होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के उपस्थिति में डेड कर जाता है, मर जाता है। तो ऐसे में लाइकेन पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, इसीलिए आंसर क्या होगा, लाइकेन। फिर कहता है दूसरा नंबर कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, तो वह WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का जो है 45 डेसिबल का मानक को सही माना गया है कि इससे अगर कम साउंड रहता है तो फिर उसको प्रदूषण के अंदर जो है सो मापा नहीं जाता, इससे ज्यादा वाला को ध्वनि प्रदूषण के अंदर मापा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा, कौन सा वर्षा, अम्लीय वर्षा के कारक है। तो अम्लीय वर्षा के 2 कारक होते हैं जो कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल के रूप में और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में मिलकर के बारिश के साथ जब नीचे आती है तो उसको हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा के क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 का आंसर क्या होगा हमारा, बी नंबर। फिर से चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन सूचक है, लाइकेन किसका सूचक है, तो लाइकेन सूचक है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो आंसर होगा बी नंबर, SO2 प्रदूषण का। यानी कि वायुमंडल के अंदर SO2 प्रदूषण की उपस्थिति को सूचित करता है कौन, हमारा लाइकेन। अभी आपको बताए थे लाइकेन का जो भाग शैवाल वाला भाग होता है वो ज्यादा संवेदनशील होता है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव साधारणतया ध्वनि की तीव्रता को सहन कर सकता है। साधारणतया सामान्य स्थिति में मानव जो है वो 20 से 30 डेसिबल ध्वनि को सहन कर सकता है। डेसिबल जो होता है वो ध्वनि का माप इकाई होता है, इसी से मापा जाता है डेसिबल में, तो 20 से 30 डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर आपका कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। वह कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है और जो गैस होगी वो कहाँ रहेगी, वायुमंडल में रहेगी। तो किसका होगा, वायु का। तो 6 का आंसर होगा ए नंबर, वायु का। फिर अगला क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा उपस्थित रहता है, तो इसका आंसर होगा ओजोन। फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर हमेशा जो है ओजोन उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन पे आइए, कहता है कि आगरा का ताजमहल मथुरा तेल रिफाइनरी के उत्सर्जन से खतरे में है। जी बिल्कुल है, इसके बारे में बताए थे आपको कि जितने ऐतिहासिक होते हैं वो वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, इमारतें नष्ट होना शुरू हो जाती है। और चूंकि आगरा के जस्ट बगल में मथुरा शहर है जहां पर एक तेल रिफाइनरी है, तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने वाले प्रदूषण वायु प्रदूषण होता है और इस वायु प्रदूषण के कारण जो है वहां की इमारतें नष्ट होने लगी है। तो आगरा का ताजमहल मथुरा तेल रिफाइनरी के उत्सर्जन से खतरे में है, सही कथन है। फिर कहता है मथुरा तेल रिफाइनरी से प्रकृति में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और दोनों एक दूसरे का यानी कि इसके नष्ट होने के क्यों का जवाब दे रहा है दूसरा ऑप्शन, इसीलिए आंसर होगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। 9 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से प्रभावित होता है।
तो वो अभी बताए थे आपको, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के वजह से जो है लाइकेन का शैवाल वाला भाग प्रभावित होता है और उसमें रहता है हरित लवक, वही प्रभावित होता है। तो 9 का आंसर होगा सी नंबर, हरित लवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण किसे माना जाता है? तो वह जैव आवर्धीकरण जैव और निम्नीकरणीय पदार्थों के पोषण चक्र में शामिल हो जाने से उत्पन्न होता है। और ये कौन है? पारा है, डीडीटी है। आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? तो इसका आंसर होगा वो 4, है ना, लगभग 4 से 5.5 के आसपास रहता है। 5.6 से तो नीचे ही रहता है, तो 4 से 5.5 के आसपास रहता है। तो कितना होता है? तो 4। अगला क्वेश्चन है आपका कि जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? तो वह जल में ई कोलाई बैक्टीरिया की उपस्थिति जो है वो वाहित मल जल प्रदूषण का सूचक है, क्योंकि वाहित मल जल जो होते हैं, है ना, वाहित मल जो होते हैं इसके उपस्थिति के कारण जल के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया अत्यधिक मात्रा में रहता है। तो इसीलिए कह रहा है कि ई कोलाई की अधिकता किसका सूचक है? तो वाहित मल जल प्रदूषण का। फिर अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो वह 5.6 से नीचे होता है ना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5 नंबर पे। पांच नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में कौन सा समस्यात्मक जंगली घास है? समस्यात्मक जंगली घास है। तो आपको याद होगा बंगाल में आतंके आ गया था जलकुंभी के द्वारा, है ना। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर, जलकुंभी। निम्नलिखित में किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो वह रंध्र और जल का अभाव, रंध्र और जड़ का अभाव जो है सो जलीय पौधों में होता है। और इसमें से भी खास करके हाइड्रिला, है ना, ये एकदम जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, तो इसमें जड़ और रंध्र का अभाव रहता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक मतलब जलकुंभी, अकाल पड़ा दिया था ये अकेले जलकुंभी, है ना। तो आंसर क्या होगा? वो ए नंबर, जलकुंभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। अगला क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन है इस टॉपिक में, कि सैनिटरी लैंडफिल जो होती है, सैनिटरी लैंडफिल जो होती है किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? सैनिटरी लैंडफिल जो है किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो वह सैनिटरी लैंडफिल जो है खुला जलता हुआ ढेर के विकल्प के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है? तो वह रेडियोधर्मी प्रदूषक जो होते हैं उनसे हमेशा जो है विकिरणें बाहर निकलती है, और इन विकिरणों की वजह से होता है उत्परिवर्तन, और इस उत्परिवर्तन के वजह से होता है जीन उत्परिवर्तन। कौन सा उत्परिवर्तन? जीन उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? आंसर होगा वो फुराडेन। कौन होगा? फुराडेन। निम्नलिखित में कौन सा कथन जैविक खेती के बारे में असत्य है? जैविक खेती के बारे में असत्य है। ये चक्रीय होता है, इसमें अवशिष्ट शून्य होता है, संसाधन का अधिकतम उपयोग होता है, और डी नंबर ऑप्शन कहता है रासायनिक उर्वरक का उपयोग होता है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। जैविक खेती के अंदर जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो आंसर नंबर डी जो है असत्य है, इसीलिए आंसर होगा 3 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो पहला है मीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नहीं है बुआ ना। कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% के आसपास रहता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैसों के अंदर गिनती में नहीं आता है। कहता है इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? कौन ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? तो आंसर होगा कि सभी है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का विनाश भूमंडलीय ताप का कारक है।
यानी कि अगर हम पौधे का विनाश करते हैं, पौधे की कटिंग करते हैं, तो इसके कारण जो है सो हमारे पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों तो सही है, लेकिन कथन एक का व्याख्या दो नहीं कर रहा है, तो आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि बी नंबर कहता है दोनों कथन सही है परंतु कथन दो, कथन एक का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। अगला क्वेश्चन है बुआ, अगला क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश रासायनिक धुंध निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुंध के अंदर निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो आंसर है बुआ PAN, पारा एसिटाइल नाइट्राइल, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और डी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं पाया जाता है प्रकाश रासायनिक धुंध के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है बुआ, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है। तो ये बनता है बुआ ओजोन से, PAN, पैन नहीं है ये, PAN पारा एसिटाइल नाइट्राइल है, एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। तो आंसर होगा बी नंबर, ओजोन, पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। फिर अगला क्वेश्चन है बुआ 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण क्या है। तो हिम अंधता का मुख्य कारण है UV बीटा किरणों का, अल्ट्रावायलेट विकिरणों का अवशोषण। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलन में ओजोन की मोटाई को किस में मापते हैं। तो वह ओजोन के मापने का जो इकाई होता है उसे कहते हैं डॉप्सन। ओजोन के मापने की इकाई को क्या कहते हैं, डॉप्सन कहते हैं। तो 4 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 5 नंबर पे आते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है ना। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, वह जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और इसके वजह से जो है सो क्या बोलते हैं उसको, ताप बढ़ेगा पृथ्वी का। दूसरा है वनोन्मूलन, पेड़ों का अंधाधुंध कटाई कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, इससे जो है सो आपका पृथ्वी फिर से गर्म होगा, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। फिर है तीसरा जनसंख्या विस्फोट, वह जनसंख्या विस्फोट होगा, जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उतना ज्यादा वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण हुआ इसका मतलब जो है सो भूमंडलीय ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ। लेकिन डी नंबर में है ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। हम लोग धीरे धीरे जो है हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करना सीख रहे हैं, तो जीवाश्मों की जगह पे सौर ऊर्जा का या फिर कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोतों के बारे में जो है सो उन्नति कर रहे हैं, जिससे जो है बहुत कम मात्रा में जो है प्रदूषक पदार्थ जो है उत्सर्जित होते हैं। तो ऊर्जा का प्रयोग दक्षता में उन्नति जो है वो विश्वव्यापी उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के, तो वह ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए क्लोरीन गैस होता है, जो क्लोरीन गैस जो है सो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन में डाले जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से निकलता है, और यही तो समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन को O2+O में तोड़ता है। तो आंसर होगा वह क्लोरोफ्लोरो का ही दूसरा नाम है फ्रियोन। क्या नाम है, फ्रियोन गैस भी कहते हैं। 7 नंबर पे आइएगा, निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो आंसर है बुआ ए नंबर में पौधारोपण के द्वारा, बी नंबर में है फसल लगाकर, सी नंबर में है घास लगाकर, और डी नंबर में है शैवाल लगाकर। तो 7 का आपका आंसर होगा शैवाल लगाकर, है ना, शैवाल लगाकर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। बुआरे चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो चिपको आंदोलन में आपको याद होगा, चिपको आंदोलन जो था ये संबंधित था मनुष्यों के द्वारा जो है वृक्ष को काट कर जो गिराया जा रहा था, उसी के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है एक आंदोलन किया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। इसमें लोग सब जो है पेड़ पौधे से जाकर के चिपक गए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ, बी नंबर, मनुष्यों के द्वारा वृक्ष को काटकर गिराए जाने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। अच्छा बस इतने ही क्वेश्चंस थे, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अपना लोगों ने जो है सो अभी जो है सो 16वां चैप्टर जो आपका पर्यावरणीय मुद्दे था, पर्यावरणीय मुद्दे का जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का सोल्व कर लिए हैं। ठीक है,
उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। धन्यवाद।